मुस्ताफी होंगे। अपने इस्तीफे हमने इस्तीफों का जो इस्तीफा जमा इस्तीफे उठा के दे दो, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। 31 दिसंबर आ गई चली गई, इस्तीफे नहीं आए। 31 जनवरी भी आएगी चली जाएगी। ये किसी पे अल्फाज है, हम फिर इस्तीफे वापस नहीं चाटेंगे। जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना के सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। जमहूरी कुव्वतों के जो इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम। अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीडीएम के मुतालबे पर मुस्ताफ़ी होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, मगर वो कहते हैं कि कल इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर अपोजिशन के रहनुमा मुल्क से लूटी गई दौलत वापस कौमी खजाने में जमा करवा दें। तो क्या पीडीएम ये चैलेंज कबूल करेगी? और इसके साथ साथ क्या इस बात का तयन कौन करेगा कि कितना पैसा लूट कर पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया है? हम तो 200 अरब डॉलर का सुनते आ रहे हैं, जो मुराद सईद साहब ने बताया था, असल रकम क्या है? और इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने आज पीडीएम पर वार करते हुए ये भी कहा कि इस्तीफे देने के लिए जुर्रत और किरदार की ज़रूरत होती है, जो एनआरओ लेने वालों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा ने रिस्पॉन्ड किया प्राइम मिनिस्टर के इस चैलेंज पर। उन्होंने कहा कि हम जो इस्तीफे देंगे वो ईमानदार बंदे जैसे इस्तीफे नहीं होंगे कि पार्लियामेंट से तनख्वाहें भी ले और पार्लियामेंट को गालियां भी दे। उन्होंने कहा कि जब हम इस्तीफे देंगे तो आपको लग पता जाएगा, ज़रा इंतज़ार कर लीजिए। बहरहाल पीडीएम के अपने अंदर काफ़ी मामला चल रहे हैं कि लॉन्ग मार्च कब करना है, इस्तीफे देने भी हैं या नहीं देने। और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर तो बड़ी क्लियर है, पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद ही लानी, जबकि पीडीएम की दीगर जमातें इस पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं है। और कल शायद हकान अब्बासी साहब ने तो वार्न कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि अगर वो इस्तीफों वाले ऑप्शन पर नहीं आते तो फिर वो पीडीएम से निकल जाएंगे, यानी पीपल्स पार्टी को पीडीएम से फारिग कर दिया जाएगा। इस तरह का उन्होंने इंडिया भी दिया। तो क्या सूरत हाल इस तरफ जा रही है और पीएमएलएन क्यों इतनी हार्श पोजीशन ले रही है, सारे मामले पे एग्रेसिव पोजीशन लेने जा रही है? और इसके साथ नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन पर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की पूरी तैयारी कर ली है अपोजिशन ने। और वो ये भी कहते हैं कि एक लीडर ने तो पूरा प्लान बना लिया कि पैसा चलाना है, वोट खरीदने हैं। वो किस लीडर की बात कर रहे हैं और कैसे रोका जाएगा? चूंकि आईनी तरमीम को अपोजिशन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही और हुकूमत के पास नंबर्स नहीं हैं। और इसके साथ नाज़रीन, हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। आज मुल्क में कोरोना की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। पहले मरहले में किन किन अफराद को वैक्सीन लगेगी और कौन सा ऐसा एक ग्रुप है, कौन से ऐसे शहरी हैं कि जिन्हें वैक्सीन बिल्कुल लगनी ही नहीं है, ये तफसीलात भी आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है नाज बलोच साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली, उनके साथ तशरीफ फरमा है फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और प्राइम मिनिस्टर की स्पोक्स पर्सन कमेटी के ऐसा भी हैं। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि आज उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है अपोजिशन के उस डेडलाइन को जो बार बार दी जाती रही। मैं ज़रा रिमाइंडर के लिए वो डेडलाइन ज़रा पहले सुना देता हूं कि डेडलाइन क्या थी प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफे के हवाले से, जो अपोजिशन बार बार दोहराती रही। ज़रा सुना दें जी। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। इससे पहले के पीडीएम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करे, इक़्तिदार छोड़ने पर इत्तेफाक कर लो। पीडीएम फैसले करने वाली है, लेना कहना के बताया नहीं। जी नाज़रीन, इस पर आज प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए रिस्पॉन्ड किया है। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मगर शर्त यह है कि अपोजिशन रहनुमा लूटा हुआ पैसा वापस लाकर कौमी खजाने के अंदर जमा करवा दें। उन्होंने ये भी कहा कि 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी भी गुजर गई मगर अपोजिशन ने इस्तीफे नहीं दिए। अब गवर्नमेंट चैलेंज दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च हुआ और ना ही अपोजिशन लोगों को इकट्ठा कर सकी है और इस्तीफे देने के लिए जुर्रत और किरदार चाहिए होता है, जो इनमें नहीं। वो ये भी कहते हैं कि ये लोग एनआरओ लेकर बैठे हैं, ये कैसे इस्तीफे देंगे?
तो बड़ा सख्त आज अटैक था प्राइम मिनिस्टर का अपोजिशन पर। नाज बलोच साहब, इतने बुलंदोबांग दावे, फिर जब कुछ नहीं होता तो इस तरह का फिर आता है रिस्पॉन्स। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा, चैलेंज देखे कि जुर्रत और किरदार वाले लोग इस्तीफे देते हैं तो दें इस्तीफे, वो कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझती हूँ कि हुकूमत वो जवाज़ खो बैठी है ये कहने का कि जी हाँ मुल्क की लूटी हुई दौलत, ये जो मंत्रा है करप्शन मंत्रा कि पैसा बाहर ले गए, अवाम आज तेल महंगी हो गई, पिछले करके चले गए, महंगाई हो गई, ये पिछलों का कसूर है, आज पीआईए गिरवी हो गया, ये पिछलों का कसूर है, पीआईए का आपने जो है तबाही मचा दी, पूरी एयरलाइन यूरोपीय यूनियन ने बैन कर दी, ये भी सारे मलबा इनका, मतलब जो काम गलत ये करेंगे उसका मलबा सीधा स्ट्रेट अवे पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। तो 2.5 साल में आपने जो करप्शन का कहा, तो करप्शन तो कम होनी चाहिए थी। हाँ। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक तो गुज़िश्ता 2.5 सालों के अंदर जो करप्शन में इजाफा हुआ है और 7 डिजिट जो है करप्शन में मजीद जो है वो आपने ग्राफ में इजाफा कर दिया है, तो फिर मैं समझती हूँ कि ये कहना कि दूसरे करप्ट थे या वो चोर थे इस हुकूमत को जेब नहीं देता। ये जो ऑफर प्राइम मिनिस्टर ने दिया इस्तीफा देने की, आपको फिर तो ये हम इनसे कह रहे हैं कि जो पैसा लूटा जा रहा है, ये जो चीनी चोरी हो रही है, ये जो आटे का बहरान हुआ, ये जो LNG के गलत मुआहदे हुए, ये जो दवाओं की कीमतों में 500% इजाफा हुआ, ये जो BRT है, ये जो बिलियन ट्री सुनामी है। अभी तो पीएम के इस्तीफे की बात है ना, पीएम का इस्तीफा उन्होंने मशरूत कर दिया, अपना इस्तीफा मशरूत कर दिया कि आप लूटी दौलत वापस लाके कौमी खजाने में जमा करवाएं। और हमारी क्या शर्त है? हाँ। हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि ये जो BRT की करप्शन, ये जो दवाओं पे 500% इजाफा, ये जो किकबैक्स, ये जो बिलियन ट्री सुनामी और ये तमाम जो चीनी स्कैंडल, इन सारी चीज़ों पे जो करप्शन में इजाफा आपने किया है, आप इसको नाकाम हो गए काबू करने के लिए। आप अपने इस्तीफे मशरूत तो नहीं कर रही हैं सारी चीजों के साथ? ये इस्तीफा दें। पीपल्स पार्टी के इस्तीफे पे बड़ी एक बहस है। इस्तीफा तो इनको देना चाहिए क्योंकि ये नाकाम हो गए, इनका नैरेटिव एक्चुअली फेल हो गया। आपने भी इनको जवाब, आपने भी अपने इस्तीफों का मामला इसी चीज से मशरूत कर दिया कि ये भी हिसाब दें सारी चीजों का, BRT का, आटे का, चीनी का। देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ, देखें बात ये है कि नाकाम ये हैं, कारकर्दगी इनकी सिफर है, गवर्नेंस इनकी पुअर है, करप्शन में इनके होते हुए तेजी हुई है, इनसे कुछ हो नहीं रहा। जब मुल्क इनके बस में संभल नहीं रहा तो फिर मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि असूलन तो इनको मॉरली, ये मॉरल्स की बात कर रहे हैं ना, ये मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं ना कि जी लूटी हुई दौलत के ऊपर मुझे ये बता दें कि ब्रॉडशीट में उल्टा आपने नैब को लेने के देने पड़ गए। फिर आप मुझे बताइए एसेट रिकवरी यूनिट ने कितना पैसा जो है पाकिस्तान में आप लेकर आए हैं, उस पर मैं आता हूं, नैब के फोरेंसिक ऑडिट, तो सवालात तो इनके सामने किताब है, मलबा है पूरा, और जवाब इनके पास ये होगा मैं NRO नहीं दूंगा। NRO मांग कौन रहा है? ठीक है, वो NRO वाले मामले पर भी आएंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये आज प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ा दले से कह दिया, वो ख्वाजा आसिफ साहब वाली जुबान इस्तेमाल नहीं की उन्होंने, शर्म हया वाली, लेकिन उन्होंने तकरीबन उसके करीब ही उनका जवाब था अपोजिशन को कि लाएं इस्तीफे दें। भाई आपके अंदर तो जुर्रत और किरदार की बात होती है, वो लोग इस्तीफा देते हैं, आप लोग इस्तीफा दे ही नहीं सकते। जो NRO लेके बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं लाएं, लूटी दौलत मुल्क के अंदर जमा कराएं खजाने के अंदर, फिर मैं इस्तीफा दूंगा। वो रजामंद तो हो गए आपके इस्तीफे के मामले पर, लेकिन शर्त बड़ी भारी रखती है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सबर अब्बास साहब। एक तो है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने किस फोरम पे आपने डिटरमिन करना है कि किसने ये करप्शन की है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब बातें हमेशा कहा करते थे कि मैं आऊँगा, मैं फौरी तौर पे लूटी हुई दौलत वापस लेके आऊँगा, मैं 90 दिन के अंदर अंदर जो बैरून ममालिक में जिन लीडरों की या जिन लोगों के पैसे पड़े हुए हैं वो वापस लेके आऊँगा। 2.5 साल हो गए ये केसेस बना रहे हैं, नैब इन्होंने पीछे लगाया हुआ है, जेलें इन्होंने भर दी है, इन्होंने कोई हमारा लीडर नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने जेलों में नहीं भेजा। अब इनको ये याद आया है कि ये पैसे खुद ही रिटर्न कर दें हमारे ये कोई आज तक दुनिया में किसी लीडर ने ये बात किस तरह ये डिटरमिन किया उन्होंने कि लूटा हुआ है। आप साबित करें ना किसी के खिलाफ कि किसी ने पाकिस्तान से पैसा लूटा है और वो लेके गया है। कोई आपके पास आपकी कोर्ट से जजमेंट आप दिलवाते, आप नैब से आपने इतने करने के बावजूद जब आपके पास कोई रिकवरी नहीं आई। और इनके जो मैंने हबीब साहब की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो इनके बाकी वज़ीर साहिबान थे वो ये कहा करते थे कि हम किस तरह लूटी हुई दौलत 90 दिन 3 महीने के अंदर लाएंगे, कोई IMF के मुंह पे मारेंगे, कोई लोगों के मुंह पे मारेंगे, सेनेटर साहब ठीक करेंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब सारी वो जो गुफ्तगू किया करते थे, आज उसका नतीजा ये निकला है कि आज इस बात पे आ गए हैं कि जी आप अपने पैसे वापस ले गए। वो हम कहते हैं कि आप ये डिटरमिन तो करें, आपको किसी अदालत से तो ये डिटरमिन करें। अच्छा सेनेटर साहब शीट के ऊपर जो अभी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये जो आप सवाल कर लीजिए, ये जो सुनते हैं बयानात रोजाना
अपोजिशन के रहनुमाओं के कि पाकिस्तान और इमरान खान दोनों साथ चल नहीं सकते, कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, जब तक ये बंदा रहेगा पाकिस्तान तबाही की तरफ जाता रहेगा। ऐसे ही आप लोग रोज़ाना बयान देते हैं ना, तो फिर वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को आप कहते हैं जान छुड़ानी है इमरान खान से, तो वो जमा करा दें पैसा पाकिस्तानी अवाम की खातिर के जान छूटे इमरान खान से। देखिए हम ये बात समर साहब क्यों कह रहे हैं, ये बात 2 साल बाद बल्कि इससे भी कुछ अर्सा ज्यादा हमने इनको बर्दाश्त किया है। हमने कहा कि जो कौम से इन्होंने वादे किए हुए थे ये पूरे कर सकें। ये जो लूटी हुई दौलत के दावे करते थे कि हम लेके आएंगे, ये जो कहते थे कि बाहर पैसा पड़ा हुआ है हम 90 दिन के अंदर अंदर लोगों को उठा के लाएंगे, ये कहते थे हम गुर्बत का खात्मा करेंगे, ये कहा करते थे हम घर बना के देंगे, ये कहा करते थे हम डैम बनाएंगे। आज बदतरीन महंगाई है पाकिस्तान के अंदर। आज लोगों के लिए एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। यहाँ चीनी, आटे और दवाइयों के जो बड़े स्कैंडल हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े स्कैंडल नहीं हुए। आज इकोनॉमी का बड़ा बड़ा हाल है। पाकिस्तान का बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। ये वो माशी बुरान है पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से हम ये तवज्जो दिलवाते हैं, ये असल इशू से तवज्जो उठाने के लिए एक नई बात शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं उस तरफ आऊंगा। क्या कह रहे हैं, हम इन्हें बार बार कह रहे थे कि इस मुल्क की माशी बुरान पाकिस्तान में पैदा हो गया है, लोगों को जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मुआशी बुरान पर काबू पाइए, तवज्जो। ठीक है, मुआशी बुरान पर काबू पाइए, तवज्जो डाइवर्ट ना कीजिए और ठीक है क्या जवाब दिया जाए। ठीक है, आपका साथ जवाब आ गया। मैं जरा फरूख हबीब साहब की तरफ आता हूं। फरूख हबीब साहब, तायुन कौन करेगा, इस चीज का तायुन कौन करेगा कि कितना पैसा बाहर पड़ा? अभी तक तो आपने पैसे वापस लेकर आने थे, अभी तक पैसा वापस नहीं, 2.5 साल बाद खान साहब कह रहे हैं वो पैसों का तायुन कौन करेगा? आप तो वो 200 अरब का सुनते रहे जो मुराद सही साहब कहते थे कि 100 अरब मारेंगे ला के IMF के मुंह पे 100 अरब से पाकिस्तान में तरक्की करेंगे। देखिए जो समर बुनियादी चीज ये है आज जो इन दोनों के लिए जो है ना वो बड़ा मुश्किल लम्हा है इस सारी सूरत हाल को डिफेंड करने के लिए। हमने इनको मशवरा नहीं दिया था कि ये बड़े बड़े दावे करें, बड़े बड़े नारे लगाएं। देखें ना 13 दिसंबर के बाद, आज तो वैसे होना ये चाहिए था कि आप शो इन दोनों के साथ करते, हमें ना बुलाते आप, ठीक है। जो इनके दावे थे, बुनियादी थे, ये सारी चीज़ें हमें बुरा भला 2.5 साल से कह रहे हैं, डे 1 से कह रहे हैं। जिस दिन इमरान खान ने हलफ उठाया था उसी दिन इमरान खान को उन्होंने कहा था नाकाम हो गया, ठीक है। असल बात यह है कि हमने तो इनको कहा था इस्तीफों की बातें करें। इनका आखिरी जलसा था 13 दिसंबर का, जो लाहौर का जलसा था, वो आर या पार था। उसके बाद ऐसा काम खवार हुआ है कि आप अंदाज़ा करें कि कभी लॉन्ग मार्च करते हैं, कभी ज़मीनी इंतखाबात लड़ने चल जाते हैं, कभी सेनेट के इंतखाबात लड़ने चले जाते हैं। और कल तो जो इनके पेश इमाम थे फजलुर रहमान साहब, वो पिज़्ज़ा खाने चले थे, उनको हलवे का हिसाब देना पड़ गया है। आप देखें कि वो भी अब सेनेट के इंतखाबात का उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। फिरदौस हाजी अहमद साहब ने आज एक दावा किया, मैं जरा वो दावा पहले सुना दूं, उसी मेरा आपसे अगला सवाल है। फिरदौस हाजी अहमद साहब ने कहा कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात कर रही हैं, जरा सुना दें नाज़रीन को, ये वो क्या बात कर रही हैं जरा। जरदारी साहब बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयानात इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि उनका भी जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। फरूख हबीब साहब, ये सॉफ्टवेयर कौन अपडेट कर रहा है आजकल? ये देखें सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। देखें बात ये है, मैंने पहले आपको जो बात की, अब ये अपने बयानात के बोझ तले दब गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि कितनी डेडलाइंस दी इन्होंने। 31 जनवरी की डेडलाइन के बाद जो PDM है वो अपने बोझ तले डेड हो गई है। देखें ना, जो अदम एतमाद की बात हो रही है, मैंने तो नहीं की, बिलावल ने की ना। उस अदम एतमाद के ऊपर रिस्पॉन्स क्या आया? मरियम सफदरवान साहब ये कहती हैं कि बिलावल साहब हमें जो है वो नंबर्स शो करें, यानी कि उनको एतमाद ही नहीं है। PDM एक दूसरे के ऊपर, फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि 25 MNA आपके उनके साथ राब्ते में। देखें बात ये है, कोई ख्वाब के अंदर बंदा रात को ख्वाब देख ले, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी तो नहीं है ना। मामला ये है कि इनके अपने लोग इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अब आप आ जाएं जो वज़ीर आज़म साहब ने आज बात की। देखें वज़ीर आज़म साहब ने तो इतनी बड़ी बात कर दी है, इनके लिए इतना आसान काम है। ले आए ना जो सरे महल का जो पैसा आसिफ अली जरदारी साहब पहले मानते नहीं थे, जब वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ अटैच हो गया, फिर वाजिद शमसुल हसन के जरिए जो है उसका पैसा भी जाके क्लेम कर लिया, वो भी मान लिया। ये कोई 23 इंक्वायरियां मेरी तो नहीं है, ये फेक अकाउंट्स पापड़ वाले केस मैंने तो नहीं बनाए, चौधरी निसार ने बनाए हैं। इसहाक डार हमारी हुकूमत में मुल्क से बाहर भागे, इनकी हुकूमत के दौरान भागे थे। हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज, अली इमरान, ये सब लोग जो हैं इनकी अपनी हुकूमत के दौरान भागे हुए हैं।
हमारे बनाए हुए केसेस नहीं है ये। लेकिन दूसरी बात ये है हबीब साहब, आप देखें मरियम नवाज साहब ने रिस्पॉन्ड किया इस पे ना जी, मरियम साहबा की क्या बात, रिस्पॉन्ड किया, वो ये कह रही है कि हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे सर, क्या कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ, कोई अच्छी और वो कह रही है कि सड़क पर खड़े होकर सुबह शाम असेंबली को गालियां देते रहो, फिर उसी असेंबली में आ बैठो और साल भर की गैरहाजिरी की तनहाई और अलाउंसेस भी वसूल करते रहो। मेरी बात बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, सब्र तो कर लो। वो भी पढ़े ना, मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इस्तीफों वाला रिस्पॉन्स है ना। कोई इस किस्म के बयानात देती रहती हैं, बयानात से जो है वो मुकरती रहती हैं, यू टर्न लेती रहती हैं, वो तमाम चीजें चलती रहती हैं। जो बुनियादी चीज है आज की, बुनियादी चीज ये है कि वो पीडीएम का कद कहां गया। वो कहते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, वो इस्तीफे कहां हैं? हमने तो इस्तीफे पहुंचा दिए थे ना स्पीकर के पास, दे दिए थे, इन्होंने मंजूर नहीं किए। ये जुर्रत का मुजाहरा करते दिखाते जवाब बनता है। इनके सुने ना, इनके दो इस्तीफे गए, एक साहब का डेप्टी स्पीकर, एक मरियम सफदर साहिबा के जो जेठ हैं, उनके जो खावंद हैं कैप्टन सफदर, उनके सगे भाई हैं, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। टोकन के तौर पे रिस्पॉन्ड तो करते हैं। मरियम साहब आज कह रही थी कि हमारे इस्तीफे मुख्तलिफ होंगे। समर साहब देखे ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये काम ना करें, यू टर्न ना मारें, दोहरा म्यार ना रखें। सेनेटर साहब ये क्या मामला है? अपना लें। आज मरियम साहब कह रही थी कि हमारे इस्तीफे आप जैसे इस्तीफे नहीं होंगे, ये मुख्तलिफ होंगे। वो फरूख हबीब साहब याद दिला रहे हैं कि वो स्पीकर साहब के पास भी इस्तीफे दो आए थे, वो लोग वहां जाके मुकर के, हालांकि मरियम साहब ने तब भी कहा था कि शेरो जब बुलाओ तो, जब बुलाया जाए तो इस्तीफे मुंह पे मार के आना, तो वहां मुकर गए थे बंदे आपके जाके, ये इस्तीफे वैसे ही ना हो कि वो जो 2 इस्तीफे थे। देखो, ये 4 तारीख पीडीएम की मीटिंग होने जा रही है, अभी बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर फैसला होगा, जो फैसला पीडीएम की प्लेटफॉर्म पर होगा, वो जो सारी जमातें बैठ के जो फैसला करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि फौरी इस्तीफे दे दो तो लोग फौरन इस्तीफे दे देंगे, अगर उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे तो लॉन्ग मार्च होगा। इसके अलावा उन्होंने अगर कोई फैसला किया, ये अख्तियारात मेहरबानी करके सियासी जमातें जो है उन्होंने अपने पास रखा होगा कि वो खुद फैसला करेंगी कि कौन सा कार्ड हमने किस वक्त खेलना है। जाहिर है फरूख हबीब साहब की मुझे एहतराम है, लेकिन इनकी ख्वाहिश के मुताबिक शायद सारे कार्ड हम ना खेल सकें। वो हमें अपने वक्त के मुताबिक वो फैसले जरूर करने होंगे। ठीक है, अब उसमें चूंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ये फैसले, मीटिंग होने जा रही है और उसकी मीटिंग के बाद जो अलामिया निकलेगा वो इंशाल्लाह आप सबके सामने आ जाएगा और उसी पे अमल होगा। लेकिन सर, एक एलामिया उस मीटिंग से पहले शायद हकान अब्बासी साहब ने जारी कर दिया पीपल्स पार्टी के वाले से। वो तो कहते पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों वाले ऑप्शन पर साथ ना आई तो उसे पीडीएम से फिर उसकी छुट्टी हो जाएगी। जरा सुनाई जी, शायद हकान अब्बासी साहब कल इस बारे में क्या फरमा रहे थे? पीपल्स पार्टी इस्तीफे पीडीएम के अंदर मुशावरत के बाद अगर नहीं देगी तो पीडीएम से बाहर होगी। जब एक बात तय हो गई, फिर जो उसकी पाबंदी नहीं करेगा वो पीडीएम का हिस्सा नहीं रह सकता, फिर वो अवाम को फेस करे। ये तो सीधी सीधी वार्निंग आ गई है शायद हकान अब्बासी साहब की पीपल्स पार्टी को कि अगर इस्तीफों वाले मामले में पीपल्स पार्टी ने साथ ना दिया तो पीडीएम से बाहर हो जाएगी। देखिए, ये अगर मगर की बात नहीं होती, पीडीएम के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनका जो लाए अमल मुरतब होता है, जो प्लानिंग्स होती हैं और जो फ्यूचर प्लानिंग की जाती है वो सोच समझ के होती है। और पॉलिटिकल पार्टी के 11 पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स जो है वो मिलकर मशावरत करते हैं। बड़ी पार्टी तो पीपल्स पार्टी नून लीग है ना। ये किसी एक शख्स की ओपिनियन के बुनियाद के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है पीडीएम से बाहर ना निकाला जाएगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेप आउट होगी। पीडीएम बहुत ही मुत्तहिद है और पीडीएम के अंदर पहले डे 1 से ये ऑप्शंस मौजूद थे और हम बार बार कहते आए हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमारे पास लॉन्ग मार्च का ऑप्शन, हमारे पास इस्तीफों का ऑप्शन, हमारे पास। तो ये वार्निंग क्यों दे रहे हैं शायद हकान अब्बासी साहब पीपल्स पार्टी को? वो तो सवाल कुछ पूछा होगा, उस सवाल के ऊपर उन्होंने अपना तज्जिया दिया होगा। वो कह सकते थे कि पीडीएम के इजलास पे बात होगी तो सीधा कह दिया कि अगर नाम पीछे हट गई तो फिर निकाल दिया जाएगा पीडीएम से। अपने अल्फाज का चुनाव हर शख्स का अपना इख्तियार होता है, कौन क्या अल्फाज किस डिबेट पे इस्तेमाल करता है, तो वो उनका पर्सनल ओपिनियन होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनका जाती ओपिनियन होगा। लेकिन सीनियर नायब सदर हैं, पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकता। वो पीडीएम के अंदर भी के फैसले टॉक शोज पे नहीं किए जाएंगे। पीडीएम के जो फैसले हैं वो पीडीएम की मीटिंग्स के अंदर होंगे। 4 तारीख को पीडीएम की मीटिंग है। 4 तारीख को नहीं, उनके फैसला एक फर्द वाहिद का फैसला नहीं होता, पीडीएम का मुत्तफिका फैसला होता है। और 4 तारीख को पीडीएम की मीटिंग है और उसके अंदर तय किया जाएगा कि अगला लाएअमल मुत्तफिका तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है। नंबर 1। नंबर 2, नहीं आप जो भी कर लें, आप 10 टॉक शोज चला दें, दरार क्रिएट ना होगी ना हो सकती है। कर दिया शायद हकान अब्बासी साहब ने कल बड़ा क्लियरली, वो पीएमएलएन को हेड कर रहे हैं इस वक्त। एवरीबॉडी प्रैक्टिकली ही इज हेडिंग पीएमएलएन। शहबाज शरीफ साहब जेल में है, मियां साहब बाहर हैं। ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी पीडीएम जो है
वो मुत्तहिद है एंड 4 तारीख को जो मुलाकात है, मीटिंग है, उसके अंदर अगला लाएअमल तय होगा। टॉक शोज़ में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका एक तज्जिया हो सकता है, लेकिन वो फैसला अलबत्ता नहीं हो सकता। मेरा तज्जिया तो इस पे ये भी है, कि ये आपके दरमियान जो इत्तेफाक की राय ना होने की वजह से गवर्नमेंट इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि आओ जरा दोस्ती। नहीं, देखिए बात ये है कि अभी फरूख ने थोड़ी देर पहले बात की कि जी ये बाई इलेक्शंस की तरफ भी जा रहे हैं, ये सेनेट की तरफ भी जा रहे हैं। देखिए जो हमारा आईनी जमहूरी हक है हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम हक बजाने हैं वो करने के लिए। बात यह है कि जब पीटीआई ने 126 दिन का धरना दिया था और मेरे भाई जब इस्तीफों की बात कर रहे हैं उस वक्त मुझे पता है वो कौन कौन से एमएनएस थे जो इस्तीफों के खिलाफ थे और इस्तीफे ना देना चाहते थे और तनख्वाहें भी उन्होंने बाकायदा तौर पे लेते रहे, जिसके अंदर हम विदिन जो है वहाँ पे देखते थे कि मुखालिफत सी होती थी। बहरहाल अब जो भी होगा ये बच्चों का खेल नहीं है और ये एक पार्टी का फैसला नहीं है। जो भी होगा वो तमाम 11 समझदार पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर है, तजुर्बा रखने वाले लोग हैं। आमरीत का सामना किया है उन्होंने, जमहूरियत के लिए। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की एक स्ट्रगल है, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उनकी एक स्ट्रगल है जमातों की। तो मेरा ख्याल है कि लेट्स वेट एंड वॉच। और प्राइम मिनिस्टर आप कह रही है कि 11 समझदार जमातों का ये इत्तेहाद है, खान साहब इसे चोरों की यूनियन कह रहे हैं। जरा सुना दीजिए, बताती हूं, जरा ये भी सुना दे, जरा इस पे रिस्पॉन्ड भी कर दीजिएगा, जरा सुनाइए जी। खान साहब पीडीएम के इत्तेहाद के बारे में क्या कह रहे हैं, उनके मकासद भी वो पहले भी कई मरतबा बयान कर चुके हैं, जरा आज फिर बयान किया, जरा वो सुना दें। पीडीएम टाइप लोग हैं, सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें एनआरओ दे दो। मैंने जिस दिन इन चोरों को एनआरओ दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। अब इस ये पे फैसला तो कर लें कि ये समझदार लोगों की 11 जमातों का इत्तेहाद है या चोरों की यूनियन। मैं आपको बताती हूँ, देखें जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे वो तो इनके साथ बैठे हुए हैं ना पंजाब के अंदर, उनको यही कहते थे ना पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। तो बात यह है कि जिनको एनआरओ इन्होंने देनी थी उनको ये दे चुके हैं और एनआरओ दे दिलाने के बाद भी अभी आप देख रहे हैं एनआरओ नहीं है, ये तरक्याती फंड्स का मिल जाना सेनेट के इलेक्शन से पहले और जिसके खिलाफ थे ये खुद एक जमाने में, और तरक्याती फंड्स का मिल जाना। फिर उसके बाद मैं पहले दिन से सुनता आया हूं कि इमरान खान एनआरओ दे ही नहीं सकते। अच्छा, अब उसके बाद उनके पास इख्तियार ही नहीं, मैं गुजारिश कर रही हूँ कि जो तरक्याती फंड्स के डेवलपमेंट फंड्स का सेनेट से पहले देना, इन चीजों के ऊपर क्यों नहीं बात होती इनकी पार्टी में। और एनआरओ दिया इन्होंने जहां दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल चीनी चोरों को एनआरओ दे दिया, फॉर एग्जांपल जिन्होंने पीआईए का बुरा हाल कर दिया उनको एनआरओ दे दिया, जिन्होंने आटे का बहरान किया, जिन्होंने एलएनजी का सबसे महंगी तरीन पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन एलएनजी ली उनको एनआरओ दे दिया, बिलियन की सुनामी बीआरटी वालों को एनआरओ दे दिया। तो ये एनआरओ टेम्परेरी है। 20 सितंबर की एपीसी के बाद तो कोई एनआरओ किसी ने नहीं मांगा। फरूख साहब बार-बार क्यों एनआरओ का वो मंत्रा बार-बार रिपीट करते हैं? देखें बात ये है कि नाज ने बिल्कुल ठीक बात की, इसने कहा ये बच्चों का खेल नहीं है, यकीनन ठीक बात कही है, ना ये बिलावल का खेल है ना ये मरियम का खेल है। ठीक है, बात यह है कि जिस चीज़ के ऊपर इनको फोकस करना चाहिए उसके ऊपर इनका फोकस नहीं है। आप देखें कितनी बड़ी इन्होंने तहरीक चलाने की कोशिश की, जोर इन्होंने पूरा लगाया, अवाम इनके साथ कनेक्ट नहीं हुए। उसकी रीज़न है, रीजन ये है कि एनआरओ क्या होता है। मैं एनआरओ आपको क्या पैमाना मैं आपको समर एनआरओ बताता हूँ। एनआरओ क्या होता है? एनआरओ वो होता है कि एक हुदैबिया पेपर मिल का केस जो है वो बनता, हुदैबिया केस बना, किसने बनाया? रहमान मलिक ने बनाया। आज आपको जो वज़ीर आज़म साहब जब कहते हैं ना चोरों की यूनियन है, वो क्यों कहते हैं? दलाइल के साथ कहते हैं। मैं दलाइल पेश कर रहा हूँ आपको। केस बनाया, पूरा केस बना, कैसे काजी फैमिली के अकाउंट्स में पैसे जाते रहे, कैसे वहां से पाकिस्तान पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर वापस आता रहा। उसके बाद आप देखें कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने ब्रॉडशीट के अंदर एनआरओ लिया परवेज मुशर्रफ से, इन्होंने जो है वो कोंडालीजा राइस ने किरदार अदा किया, इन्होंने जो है वो परवेज मुशर्रफ से बीबी शहीद जब पाकिस्तान आई वो एनआरओ लेकर आई, जरदारी साहब उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी बने। चले वो आप बात अपनी बात कर लीजिएगा, मुझे मुकम्मल कर लें। देखें बात यह है कि जो एनआरओ होता है उस एनआरओ की $30 मिलियन कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको लेटेस्ट एनआरओ था जो 34 शिकें इन्होंने फैटफ बिल के दौरान लेकर आई, कोई एक शिक ऐसी नहीं थी जो एहतसाब को मुकम्मल करे। मैं आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक नंबर 16 की सी बता रहा हूं। इन्होंने फैसला किया था 2007 में जब इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, हम नैब को रीवैम्प करेंगे, हम नैब के कानून को नया लेकर आएंगे। कहां कानून साजी की? कोई नहीं की। ये चेयरमैन नैब इनका लगाया हुआ, जो आज ये रो रहे हैं बैठ के, वो इनका लगाया हुआ है। जो इनका असल प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते हैं जिस तरह माजी में एक दूसरे को एनआरओ देते थे, अब भी हम एक दूसरे को एनआरओ देते हैं। जरा मुझे मुकम्मल कर लेने, मुकम्मल कर लें, प्लीज मुकम्मल कर। देखिए मामला क्या है, जब ये लोग करप्शन का ढंढोरा पीटते हैं क़यामत की निशानी लगती है मुझे समर। बात यह है कि सिंध के अंदर 14 अरब रुपए की, यू कैन इमेजिन,
चूहे गंदम खा गए। यार दलेर बनो को मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, यान अली ले गई, फेक अकाउंट्स में पैसे डाल दिए। पीपल्स पार्टी का तो तुरा इम्तियाज है। आसिफ अली जरदारी तो मशहूर मिस्टर 10% है। सुन लेना नहीं टू मच नहीं है, सुन ले, मैंने इशारा दिया। आपने देखा चीनी की बात की, एक शुगर मिल थी ओमनी ग्रुप की, आज 11 शुगर मिलें आसिफ अली जरदारी की हैं। गन पॉइंट के ऊपर जो है वो किसानों से गन्ना लेकर उन मिलों में जाता है। अब इनका जवाब और शुगर मिल चल रही है तो बताएं। दूसरा मेरे भाई हैं जवेद अब्बासी साहब, बड़े काबिल एहतराम है, इन्होंने एक बात की, इन्होंने कहा सारे बिजनेसमैन मुल्क छोड़ के चले गए। और भाई सवाए नवाज शरीफ के कौन सा बिजनेसमैन मुल्क छोड़ के गया, आप बताएं ना, 10 नाम मुझे बता दें। फैसलाबाद में इंडस्ट्री लग रही है, लोगों को मजदूर कम पड़ गए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, सीपीआई नीचे आ गई है, महंगाई नीचे आ गई है। ये देखें प्याज में 46% कमी, टमाटर में 60% कमी, अदरक में 37% कमी। मैं आपको ये कमियां बता रहा हूं खाने पीने की शिया की। इनको सवाए एनआरओ के कुछ नजर नहीं आता। जी क्विकली रिस्पॉन्ड करें, मैंने ब्रेक पे जाना है। मैं आपको जवाब देती हूँ क्योंकि बातें काफी फरूक ने की और मेरे पास हर बात का जवाब है। पहली बात ये कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शख्सियत है, उन्होंने जमहूरियत की रेस्टोरेशन के लिए जो कुर्बानी दी है, उसको आप एनआरओ कह के जमहूरियत की तौहीन ना करें। उनके आने से पाकिस्तान में जमहूरियत रिवाइव हुई है। अगर वो ना आती तो आज भी आप अमरीत के अंदर बैठे हुए होते। तो लेट्स आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट एंड टेक बैक योर वर्ड्स जब आप मोहतरमा बेनज़ीर की बात किया करें तो। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, ये बात कर रहे हैं शुगर माफिया की, ये कह रहे हैं जी शुगर मिले किसानों से जबरदस्ती गन्ने ले लिए जाते हैं। तो 52% जो शुगर मिलों के ओनर्स हैं वो तो आपके पास बैठे हुए हैं, आपकी काबीना के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको आपने सब्सिडी दी। और खुद सीएम पंजाब ने जो एडमिट किया इस चीज को कि उन्होंने सब्सिडी किस किस को दी। तो फिर चीनी चोरी आप करें, गालियां हम खाएं, महंगाई आप करें। 5.8% जीडीपी थी पाकिस्तान की, आप -0.4 पे लेकर गए। गालियां आप दूसरों को दे रहे हैं। सूद जिसके खिलाफ इन्होंने कहा था कि हम काम करेंगे, क्या हुआ? 13.5 पे आप शरह सूद लेकर चले गए थे, अब जाके आप उस पर लेकर आए 7 पे। 5 बार 2 महीने के अंदर 5 दफा पेट्रोलियम की कीमतों में आपने इजाफा किया। आप बात करते हैं, आप लोग को जेब देता है बात करना। आपके पास सारे जो बंच ऑफ लूटर्स जो बैठे हुए हैं, जो खुद एक बड़े बड़े माफियाज हैं, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का हिसाब किताब कब होगा? बीआरटी 27 अरब रुपए से शुरू होने वाला 127 अरब तक पहुंच गया। और पेशावर का हाल आप उठा के देख लें, आप बिलियन ट्री सुनामी की हालत आप देख लें। आपने पीएमसी का हशर नशर कर दिया, डॉक्टर सरापा एहतजाज, डॉक्टर सरापा एहतजाज, टीचर सरापा एहतजाज और पूरी कौम सरापा एहतजाज। आपने चीनी 55 रुपए की चीनी आपने 100 के ऊपर लेकर चले गए, आपने अवाम के निवाले छीन लिए। अब आप बात करते हैं, आप दूसरों को गाली देना छोड़े, आप ये बताएं कि 2.5 सालों में कौन सी पुल, कौन सी सड़क, कौन सा रोड आपने बनाया? आप बताएं 2.5 सालों में आपने आवाम को ये जवाब देना पड़ेगा हुकूमत को, बिल्कुल ये जवाब देना पड़ेगा, ये जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा कि डेवलपमेंट के बड़े मंसूबे तो शुरू नहीं हुए, लेकिन करप्शन का इंडेक्स जो है वो आपका थोड़ा सा ब्रेक पे जाना है। समर एक बात मेरी बात का जवाब है मेरे भाई, एक बात सुनने, अकबर एस बाबर का जवाब दे दें। 7 साल से फॉरेन फंडिंग का मामला आपका, मैं अकबर एस बाबर का जवाब दूंगा, ये मार्क सीगल का जवाब नहीं। ठीक है, चलिए एक ब्रेक पे हमने जाना है और ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन क्विकली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र हुआ, तो उस पर जो शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट से काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हुई कि आया उन्होंने जो आदाद शुमार उसमें दिए थे अपने ट्वीट के अंदर वो गलत थे या दुरुस्त। तो ये जो ट्वीट आप देख भी रहे स्क्रीन पर, इसमें जो आदाद शुमार उनकी तरफ से दिए गए थे उस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई कि ये नून लीग के दौर के थे या मौजूदा दौर के थे। तो आज मैंने शहबाज गिल साहब से मिल के उनसे पूछा कि भाई आपने गलत आदाद शुमार क्यों दिए। तो उन्होंने कहा कि जो आदाद शुमार मैंने दिए थे अपने ट्वीट के अंदर वो यकीनी तौर पर पिछली रिपोर्ट के यानी नून लीग के दौर के ही थे, लेकिन वो कहते ट्वीट के अंदर मैंने रिपोर्ट जो थी वो हवाला मैंने 2019 की रिपोर्ट का दिया था, 2020 की रिपोर्ट का नहीं दिया था। वो ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है कि 2019 की रिपोर्ट का ही हवाला था और बाद में जो उन्होंने ट्वीट किया था वो 2020 से मुतल्लिक थी, उसमें जो आदाद शुमार थे वो दुरुस्त कोट हुए थे। बहरहाल मुझे तो ये लगता है कि शहबाज गिल साहब की तरफ से एक ये डिसेप्शन की मूव थी, इसका वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हुआ, लेकिन बाद में उससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई। पीटीआई के अपने कई लोगों ने सवालात उठाए, लेकिन बहरहाल वक्ती तौर पर उन्होंने काफ़ी इस पे जो है ना रुख जो है वो तनकीद का दूसरी तरफ मुड़ गया था कि ये पिछले दौर के आदाद शुमार हैं। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के बारे में नाज़रीन, जहाँ पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बड़े बड़े दावे थे, जब बात होती है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तो वहाँ पर जिक्र था कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन होने चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। आज अपोजिशन उस चीज़ पर एतराज़ कर रही है।
हुकूमती आईनी तरमीम की मुखालफत कर रही है, क्यों हो रही है? और खान साहब किस लीडर के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने रेट लगा लिया है, वो पैसे लगा रहा है? किस लीडर की बात हो रही है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात करीब आ रहे हैं और इस पर हुकूमत को बड़ा एक खदशा है कि एक दोबारा से पूरी मंडी लगने वाली है। रेट लग रहे हैं। खान साहब तो अभी से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी से लोगों के रेट लगना शुरू हो गए हैं। एक लीडर है जिसने पैसों की जो है ना वो ऑफ़र लगानी शुरू कर दी है। वो किस लीडर की बात करें? ज़रा पहले मैं खान साहब का शॉर्ट सुनवा दूँ, वो क्या खदशा जाहिर कर रहे हैं सेनेट के अगले इलेक्शन के वाले से, ज़रा सुन लें आप भी। अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें ये भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। ये सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, खान साहब कह रहे हैं कि रेट लगना शुरू हो गया है। उन्हें यह भी पता है कि कौन सा लीडर जो है वो रेट लगा रहा है और मंडियाँ ओपन हो गई हैं, सेनेट के अंदर कारोबार शुरू हो गया है। तो क्यों नहीं अपोजिशन इस मूव में हुकूमत का साथ देती? क्योंकि माजी में सेनेट की होल कमेटी भी इस पर रेजोल्यूशन दे चुकी है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ होने चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने साइन किया था, उसके अंदर भी ये शक मौजूद थी कि सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाया जाएगा। अब जब हुकूमत शफाफियत की बात कर रही है तो आप लोग साथ नहीं दे रहे। आईनी तरमीम आई है, उस आईनी तरमीम की भी मुखालफत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रेफरेंस है वहाँ पर भी अपोजिशन इसकी भरपूर मुखालफत कर रही है। देखिए समर साहब, आज बड़ा अच्छा होता है आज या कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि एक लीडर पैसे इकट्ठे कर रहा है और दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को उस लीडर का नाम ले लेना चाहिए था। उन्हें ये मामला कंफ्यूजन में नहीं रखने चाहिए थे, एक ज्यादा इश्यू के तौर पर नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। अगर उनके पास जाहिर है उसके पास एजेंसीज, अगर उनके पास रिपोर्ट थी तो उन्हें कहना चाहिए था। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, ना ही हमने इस बात पर बिलीव करते हैं, ना ही है इसमें कोई शक नहीं। बात बिल्कुल मानता हूं कि सेनेट के इलेक्शन जब भी हुए उसमें जरूर कुछ ना कुछ बातें जरूर चलती रही हैं। ये कमेटी ऑफ होल जिसका आपने किया था सेनेट में, उसमें बिल्कुल हम सब मिलकर बैठे थे, ये मामला तय किए थे, कहा गया था कि इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए। बिल्कुल बदकिस्मती हुई है कि 2.5 साल हुकूमत सिंसियर नहीं रही, हुकूमत बैठ के इसने बात नहीं की। ये रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए उसके निस्बत बेहतर होता कि ये पार्लियामान के अंदर आते, पार्लियामान के अंदर इसकी डिस्कशन करवाते, सारी सियासी जमातों को बिठाते। आप जानते हैं कि जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, उसके लिए जरूरी होता है कि आप मेहरबानी करके हाउस के अंदर एक डिस्कशन ओपन करें, सारी जमातों को बिठाएं, सारी जमातों की एक कमेटी बने। उसके लिए फिर सारे बैठकर लाएअमल बनाते हैं जिस तरह 18th अमेंडमेंट हुई है। बाकी जो यहाँ से तो पहले ही बयान आ गए थे, तो हमने सपोर्ट करना ही नहीं है। यहाँ से तो पहले बयान आ गया था शेरी रहमान साहब का कि हम किसी सूरत सपोर्ट नहीं करेंगे इस आईनी तरमीम को। जरा सुन तो ले। ये 11वां आवर है, अब इलेक्शन में 1 महीना रह गया है। इसमें इनको पता है कि अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ये जानते हैं। ये तो सिर्फ एक सियासी स्टंट के तौर पर इस हथियार को इस्तेमाल करें। काश अगर हुकूमत सिंसियर होती, हुकूमत वाकई चाहती कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो ना हो उसमें पैसे। अब इस सेनेट की क्या पोजीशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज छोड़ी है, जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में लोग बिक कर आएंगे, इन लोगों को खरीदा जाएगा। तो सर पैसा लगता तो रहा है ना, ये एक हकीकत है ना, इस हकीकत से इनकार तो नहीं है। पैसा चलता तो है ना सर, हर जगह नहीं चलता लेकिन कुछ सीटों पर चलता तो है, ये हकीकत है ना, गलत तो नहीं है बात। अगर 1 या 2 सीटों के बजाय तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सारी सीटों पर ये पैसा लेके सब पे तो नहीं चलता, सब पे तो नहीं चलता। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि मैंने खुद कहा है कि सेनेट के इलेक्शन में ऐसा होता रहा है और क्वेश्चन उठते रहे, क्वेश्चन उठते थे तो इसलिए कमेटी ऑफ होल बनी थी। आज भी हुकूमत के लिए जरूरी था कि अगर ये रेफरेंस के पीछे छुपने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाने के बजाय, ये मामला इधर दोनों हाउसेस की एक कमेटी बनाते, कमेटी में ये मामला डिस्कस होता, मिलकर आईनी अमेंडमेंट लाते तो कोई रास्ता निकाला जा सकता। ठीक है, ठीक है। हुकूमत को पता है कि उन्होंने ये करना कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अपनी तरफ से एक ऐसा रास्ता
बनाने की कोशिश की है। मुझे तो बड़े अफसोस की मुझे बात तो ये लग रहा है कि अमेंडमेंट होती है मुझे ना हो सकती है, उसके लिए बड़ी तवील मुझे तो ये लग रहा है सेनेटर साहब के बड़ा कोई एक जबरदस्त सिलेक्शन होने जा रहा है, बड़ा टफ कंपटीशन होने जा रहा है सेनेट के अंदर। वैसे तो पीटीआई ने जो है सेनेट के अंदर अक्सरियती जमात बनना है, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी की सीटें बनती हैं। अभी जो प्रोपोर्शनेट जो नशिस्तें हैं सूबाई असम्बलियों के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, उस तनासब से पीटीआई बनती है नंबर 1 जमात इस सिलेक्शन में, पीपल्स पार्टी दूसरे पे, नून लीग तीसरे पे। लेकिन जिस तरह से दोनों जमातें डट गई हैं कि हमने आईनी तरमीम को सपोर्ट भी नहीं करना और इस सुप्रीम कोर्ट में दायर रेफरेंस की भी मुखालफत करनी है, तो लग रहा है कि कोई प्लान ज़रूर मौजूद है। वो खान साहब कह भी रहे हैं कि लग रही हैं, ऑफर्स लगना शुरू हो गई है। तो पीटीआई को लगता है फिर ये इलेक्शन हराने का पूरा मंसूबा है सेनेट के अंदर। देखिए, जो ऑफर की वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं तो मेरा ख्याल है उनके पास अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड बात अगर वो कर रहे होते तो उनके पास नाम भी होते। ये सुनी सुनाई बातें जो है करने से मेरा ख्याल है आपकी क्रेडिबिलिटी भी जो है उसके ऊपर सवालात उठना शुरू होते हैं, और ये होता रहा है। अनफॉर्चुनेट बात रही है यहाँ पे कि जितने इन्होंने बातें की हैं सारी बातों पे इन्होंने यू टर्न बाद में खुद ले लिया। अभी ये यू टर्न की बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे। इनके अपना सॉफ्टवेयर तो डाउनग्रेड हो गया है, दिन ब दिन डाउनग्रेड होता जा रहा है। सो इट्स गुड दैट द ऑपोजिशन सॉफ्टवेयर इज अपग्रेडिंग, तो आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन बात यह है कि इनका अपग्रेड जहाँ से होता है वो वहाँ के लिए नहीं, मैं अपग्रेड की बात ये कर रही हूँ परफॉर्मेंस वाइज। अगर आप कंपैरिजन कर लें, जहाँ हमारी सूबे में हुकूमत है वहाँ की कारकर्दगी देखें और इनकी कारकर्दगियाँ देखें तो फर्क बहुत है। सेनेट के अंदर खरीदो फरोख्त के मामले को आप क्यों डिस्करेज नहीं कर रहे? आप सेनेट की बात माजी में आप लोग इसकी मुखालफत कर चुके हैं। स्ट्रोक ऑफ पेन देखिए, जब इस हुकूमत को 2.5 सालों में जब हम किसी इशू पे बात करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, 2.5 सालों में कितनी दफा इन्होंने कहा है कि साथ बैठकर लेट अस वर्क ऑन दीस थिंग्स। ये अगर मनमानी ओवर अ स्ट्रोक ऑफ पेन अकेले तनतना सोलो फ्लाइट करने की बात करें तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। वो आपको एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं इस बिल पे। ये डेमोक्रेसी नहीं है। बात यह है कि अगर आप अकेले सोलो फ्लाइट करें, आप कहें जी हम अकेले, तो फिर आप ले आए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो तरीकाकार है। आपने अगर पहले ही कह दिया शहरी महासभा ने हम किसी सूरत नहीं करेंगे इसको। देखिए, बात यह है कि अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करना चाहें और जब बहालत मजबूरी, जब आपको पता चले कि आपके अपने एमएनए आपसे नाराज हैं, आपके एमपीएस आपसे नाराज हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसे में आपको याद आ जाता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। जो फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे आपकी पार्टी के 25 एमएनए हमारे साथ राब्ते में हैं, वो पैसे वाले मामले पे राब्ते पे तो नहीं है कहीं? नहीं, मैं बताती हूँ, इनके एमएनए जो है उनको ये खुद माशाल्लाह से राब्ते कर रहे हैं, और ये इनके जो इन्होंने जो ऑफर्स दिए हैं, कितनी प्राइस की ऑफर्स दी हुई हैं, वो भी सबको पता है। आप पीपल्स पार्टी पैसे देगी उन 25 एमएनए को? एक आम बात है, यू नो, इट इज द पार्टी पैसा देगी 25 एमएनए को जो राब्ते में आपके साथ? हम नहीं दे रहे किसी को पैसा, ये पैसे लगा रहे हैं। कौन वोट देता है? ये पैसे लगा रहे और वो 50 करोड़ तो दे दिए ना। वो तो नहीं, 50 करोड़ नहीं लगा रहे, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन है ये। मैं आपको बता रही हूँ, टॉक ऑफ द टाउन है ये, टॉक ऑफ द टाउन है कि 50 करोड़ नहीं, पर अलबत्ता इनकी तरफ से 50 लाख की ऑफर टॉक ऑफ द टाउन चल रही है इस वक्त। बहरहाल पता जाएगा, इलेक्शन डे पे पता लग जाएगा जिस पार्टी की भी प्रोपोर्शन से, हालांकि देखिए जितनी आपकी जिस तनासब से आपकी नशिस्तें हैं ना कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर, उसकी ज़ाहिर सेनेट के इलेक्शन में तो पहले से तयशुदा होता है कि किस जमात की कितनी नशिस्तें सेनेट के अंदर मजीद आनी हैं। तो जिसकी भी ज्यादा हो गई तो समझ आ जाएगा कि उस पार्टी ने रेट लगवाया है, उस पार्टी ने पैसा लगाया है। देखें समर, बात ये लेकिन जो सॉरी एक मिनट, जो लोग इनके साथ है ना, तो वो तो सीक्रेट बैलेट में भी इनके साथ होने चाहिए। दो चीजों आप पे दो तनकीद होती है। एक चीज तो यह है कि बोथ इलेक्शन के पास आके आपको ख्याल क्यों आया? अगर करना था सूरी तौर पर तो आप पिछले 2.5 साल में कर सकते थे ये काम। और दूसरी चीज यह है कि खदशा है, ये कहते हैं कि खदशा है पीटीआई को बहुत ज़्यादा कि उनके लोग टूट जाएंगे, इसलिए अब खान साहब ने अपने पुराने प्रिंसिपल पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तरक्याती स्कीमें भी देना शुरू कर दी 50-50 करोड़ की एमएनएस को, एमपीएस को। तो ये देखें चीज़ें सवाल तो उठते हैं ना कि डरे हुए आप थोड़े खौफजदा हैं कि कभी सेनेट भाग रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं। ठीक है, आपने कर दिया सवाल। देखें समर, मसला ये है कि ऑपोजिशन जो है वो अपनी हाथों से लगाई गई जो गिरे हैं ना, अब उनको दांतों से खोलना पड़ रही है। देखिए, मैं नहीं कह रहा जो मिसाके जमहूरियत की सिर्फ एक शिक के ऊपर अमल दरामद हुआ, बिल्कुल वो क्या शिक थी? उस शिक में डाला हुआ था कि जी तीसरी बार वजीर आज़म बनने की शर्त जो है ना, वो आइन के अंदर जो पाबंदी है ना, वो खत्म करनी है। 18वीं तरमीम हो गई, उसकी शिक नंबर 23 उठाएं। वो दावतें, वो तीतर, वो बटेर, वो हलवे, वो शीरो शक्कर, एक दूसरे की तारीफें, वो मंजरनामा दिखाएं इनको टीवी के ऊपर जिसमें तय हुआ था
कि आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई जिसमें लिखा हुआ था कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होगा, वाज़े लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा ना, इनके लीडरान ने लिखा। अब मसला ये है कि अब इनको डिफेंड करना पड़ रहा है। वो पंजाबी की मिसाल है, वो कहते हैं आटा गूंद दिए तो हिल्दी क्यों है। अब मसला ये है कि इतराज़ हर चीज़ में डालना है। रातों रात 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट हो गई, मियाँ नवाज शरीफ साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए राह हमवार हो गई। यहाँ पर इनके असूल कहाँ गए? पीडीएम की जो तहरीक है वो क्या है, वो क्या ये क्लेम करते हैं जो ज़ाहिरी क्लेम, सुन लेना, नहीं जो ज़ाहिरी क्लेम करते हैं, जो बड़ा क्लेम है जी इंतखाबात में धांधली हुई, हम साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। जब सेनेट के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात की बारी आती है तो ये कहते हैं हम तरमीम करने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछली बार एक सेनेटर अजाफी किस पार्टी का बना था? पीपल्स पार्टी का बना था। हमने अपने 20 MPs को इंतखाबात से 3 माह कबल, समर आपको पता है, इलेक्शन से 3 माह कबल पार्टी से निकाल दिया था जिन्होंने वोट बेचे थे। ठीक है, खान साहब को वही एपिसोड हार्ट तो नहीं कर रहा कि मेरे 20 MPs टूट गए थे, आज फिर खतरा है कि बंदे मजीद टूटेंगे। वो इशू नहीं टूटने का, हमें अल्लाह माफी दे किसी का कोई खदशा नहीं है। हमने निकाले, इनके 14 लोग खड़े होकर कह रहे हैं मद्दे में तमाद लगा रहे हैं। वो 14 लोग आज भी सीने से लगाए हुए हैं। वो कहाँ हैं 14 लोग जिनके खिलाफ जमहूरियत की पीठ पे छुरा घोंपा गया था? हम इनको निकालेंगे, तहकीकात होंगी। वो तहकीकाती रिपोर्ट कहाँ पे है? वो आप लोग कर रहे थे। इन दोनों जमातों ने एक दूसरे को NRO दे दिया उस रिपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर ये बात करने को तैयार नहीं है। आज अगर हुकूमत जो है वो नेक नियति से लेकर आ रही, मैं इनको कह रहा हूँ पार्टियों से अब वैसे लग नहीं रहा जिस तरह के हालात सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, जिस तरह के पार्लियामेंट में बात को ना लग रहा है कि सीक्रेट बैलेट ही होगा। बात कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए टॉक शोज में, ठीक है। मैं कहता हूँ लॉजिकल बात करें, कंस्ट्रक्टिव बात करें, आर्टिकुलेट बात करते हैं, सादा सी बात है। ये बताएं बात PTI PMLN की है या आप निज़ाम को साफ शफाफ बनाना चाहते हैं, आप फ्यूचर को देखना चाहते हैं? आज भी इंतखाबात का सेनेट का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। नियत हो ना, नियत हो तो 2 दिन के अंदर अमेंडमेंट हो जाएगी। सिंपली आप ये कह रहे हैं कि जो गलती पहले नैब पे दोहराई जाती रही, अब वो सेनेट के इलेक्शन के बाद से दोहराई जा रही है। बात ये है नियत की, बदनीयती है। सुन लें वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है, क्विकली बता रहा हूँ वजह क्या है। वजह ये है कि अपोजिशन पीछे खाई है, आगे समुद्र है, बीच में खड़े हैं, अवाम इनको देख रही है, बुरी तरह ये एक्सपोज होने जा रहे हैं इस मामले के अंदर। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ एक क्विक ब्रेक लेके ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन अब अच्छी खबर की बात हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वैक्सीनेशन का आगाज़ आज से हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद सुपरवाइज़ किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को पहली डोज वैक्सीन की लगाई गई है। जो चाइना से साइनोफार्म वैक्सीन आई है 5 लाख डोजेज़, वो 2.5 लाख फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। कल से पूरे मुल्क के अंदर तमाम सूबों के अंदर वैक्सीनेशन का आगाज़ हो जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो साइनोफार्म के अलावा कोवैक्स के तहत जो एस्ट्राजेनेका की 1,70,00,000 वैक्सीन मिलेंगी, वो भी फरवरी के आखिर पे वो मिलने का आगाज़ हो जाएगा, पाकिस्तान को फराहमी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कंसाइनों के ट्रायल्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे, इसकी भी ऑथराइजेशन अगले 1-2 हफ्तों में मुतवक्के है और ये भी फरवरी के आखिर तक ये भी वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी जल्द शुरू कर देगा इस वैक्सीन की इम्पोर्ट, वो कमर्शियल बेसिस पे लगाई जाएगी। और इसके साथ साथ जो आज मैंने विज़िट किया जो NCOC है, वहाँ पर ब्रीफ किया गया सदर साहब की तरफ से, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की तरफ से और दीगर हुकाम हैं। उन्हें बताया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़रूरत है वैक्सीन की, उसके मुताबिक वैक्सीन जो है वो प्रोक्योरमेंट के इंतजाम कर लिए गए हैं। 18 साल से कम उम्र के अफराद को वैक्सीन नहीं लगनी, लिहाजा आधी आबादी को वैक्सीन आपकी वैसे ही नहीं लगनी। और अगले मरहले पे 60 और 65 साल की उम्र के अफराद को बिलतरतीब वैक्सीन लगेगी और जो तमाम हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें लगेगी। उसके बाद फिर मरहलावार लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और लेकिन एहतियात हम सब ने बहुत ज़्यादा करनी है। पाकिस्तान के अंदर कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन एहतियात अभी भी बेहद ज़रूरी है और वैक्सीन हर किसी ने लगानी है जिसको ये लगानी पड़ती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।